हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं एज ऑफ शेक्सपियर के पॉइंट से। तो देखते हैं कि एज ऑफ शेक्सपियर के पॉइंट से हम कितना कुछ कर पाते हैं। जैसा कि मैं अगर बताना चाहूँ तो पीछे हमारी 4 वीडियो बन चुकी है, ये 5वीं वीडियो होगी। तो इसे हम कर लेते हैं, 5वीं वीडियो का नाम भी दे देते हैं आज। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं डे 5। तो ये आज हम लोग शेक्सपियर के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हम लोग आज डे 5 में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ तो डे हमारा 4 तक हो चुका है और हम आज बात करेंगे डे 5 में। तो चलिए देखते हैं कि हम डे 5 में कितना कुछ कर पाते हैं, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे इस प्रकार है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स देयर needs no ghost my lord come from the grave to tell us। तो ये कह रहा है कि फिर पूछना चाह रहा है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये बात कही गई है कि देयर इज नो नीड ऑफ गोस्ट। मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब भूत की कोई जरूरत नहीं है, कि देयर नीड्स नो गोस्ट माय लॉर्ड कम फ्रॉम ग्रेव टू टेल अस दिस। यानी ये कहने का मतलब कि ये कह रहा है कि देयर इज नो there needs no ghost of my lord come from the grave to tell us this। तो ये लाइन कहाँ कही गई थी, कौन से प्ले में कही गई थी शेक्सपियर के, ये बात हमें जाननी है और ये हमारा ऑप्शन बताना है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जो अगर रखा है तो 4 ऑप्शंस है, तो 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन तक जाना है। तो देख मतलब आपके पास 4 सेकंड है। तो चलिए देखते हैं कि 4 सेकंड में आप क्या करेक्ट ऑप्शन कर पाते हैं। उम्मीद है आप करेंगे, बढ़िया ही करेंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने करेक्ट ऑप्शन तो कर लिया होगा, क्योंकि 4 सेकंड बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो चलिए देखिए, मैं बताता हूँ करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाली बातें कही गई थी आपके हेमलेट में। तो अगर हेमलेट में कही गई थी तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है दोस्तों, यानी कि देयर नीड्स नो गोस्ट ऑफ माय लॉर्ड की जो लाइनें थी ये कही गई थी आपके हेमलेट में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सही होता है सी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अगले वाले क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, Which of Shakespeare's tragedy is called tragedy of reflection। बहुत ही बढ़िया पूछा गया कि Which of Shakespeare tragedy is called ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये पूछा गया है कि कौन सी ट्रेजेडी है जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। यानी शेक्सपियर के ट्रेजेडी में से वो कौन सी ट्रेजेडी है जिसे हम ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जी दोस्तों, चलते हैं देखते हैं क्या कुछ हमें मिल पाता है इसमें। तो हम बताते हैं आपको कुछ खास। यहाँ पे आएगा हेमलेट, तो हेमलेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा बी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि the early plays of Shakespeare were written between। यही अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि the early plays of Shakespeare were written between। ये बताना हमें कि जो शेक्सपियर का अर्ली जो प्लेस था वो कब से कब तक के बीच में लिखा गया था, यानी कौन से सेशन से लेकर के कौन से सेशन के बीच लिखा गया। तो चलिए देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन इस तरह से मेंशन है सी। तो देखिए, अगर हम बात करें ए पे, तो हमारा आएगा क्या आएगा ए पे। अगर हम बात करें ए वाले ऑप्शन की, तो ए पे आपको मिल जाएगा 1597 से लेकर के 1625 के बीच। क्या ये वाला ऑप्शन है? बी वाला देखते हैं, 1598 से लेकर के 1614 के बीच है। सी की बात करें तो 1590 से लेकर के 1595 तक है। अगर हम डी की बात करें तो 1600 से लेकर के 1607 के बीच है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करके बताना है कि शेक्सपियर के अर्ली प्लेस कब से कब तक के बीच में लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आएगा ये आएगा सी आएगा, क्योंकि जो उनके अर्ली प्लेस थे वो लिखे गए थे 1590 से लेकर के 1595 के बीच में लिखे गए थे। इस तरीके से इनका ऑप्शन ये हो जाता है सही। चलिए हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है कि व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन
false stop in Shakespeare's Henry IV. Once more मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ. What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. जैसा कि अगर देखा जाए तो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोवी और कैरिकेचर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने सही और करेक्ट ऑप्शन तक जाने की बात करें तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कहीं यहाँ पे कैरिकेचर. यानी वो कैरिकेचर ही था जिसके बारे में ये बातें कही गई थी. बेस्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट द जॉन फॉल्स्टाफ. तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 74. तो हम हो जाते हैं श्योर कि हमें यही पढ़ना है. क्या पढ़ना है देखिए 74 में आपको इस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा. आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी तो जरूर है. देखिए इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? यानी ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो Julius Caesar on certain incident of his era, which of these it is said to be? यानी कि जो Julius Caesar था वो कौन सी घटनाओं पे आधारित था और किन घटनाओं के बीच में वो आया था. तो ये बताना है आपको कि जूलियस सीजर जो था वो किन घटनाओं के बीच आया और जिसके ऊपर वो लिखा गया. तो ये बताने का काम करेंगे हम लोग. चलिए देखते हैं क्या कुछ हम इसमें समझ पाते हैं और कर पाते हैं. तो ऑप्शन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं. ए ऑप्शन हमारा है कि द एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर राफेल. बी है हमारा द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट. और सी हमारा है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक्स ऑफ एक्सेस. और डी हमारा है द सुप्रीमेसी ऑफ स्पेन ऑन लैंड एंड सी. तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं और थिंक करने के लिए 4 सेकंड मिलेंगे आपको. तो देखिए 4 सेकंड में क्या आप अपने ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं. उम्मीद है कि जरूर पहुंच जाएंगे आप अपने ऑप्शन तक क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है. तो देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको ये करेक्ट ऑप्शन आपके लिए. देखिए क्या होता है करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक्स ऑफ एक्सेस यानी कि हो जाएगा सी. तो नेक्स्ट नंबर की बात करें हम लोग 75 हमारे पास इस प्रकार से आता है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स ओल्टमांड एंड कॉर्नेलियस अपीयर्स. यानी ये पूछा गया है कि इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स ओल्टमांड एंड कॉर्नेलियस अपीयर. यानी ये आपको बताना है कि ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में ये कैरेक्टर्स आते हैं ओल्टमांड एंड कॉर्नेलियस. किस वाले मतलब प्लेज में ये आते हैं ये बताना आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही पॉपुलर है क्वेश्चन है. तो देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा ऑप्शन सही होता है. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि ए द मर्चेंट ऑफ वेनिस. और बी हमारे पास है हैमलेट. और सी हमारे पास है मच अबाउट टू नथिंग. और इसके बाद हमारा डी है लास्ट मैकबेथ. तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये हमें जानना है. तो चलिए आपको मैं देता हूँ 5 सेकंड. चलिए बताइए 5 सेकंड में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है करेक्ट. ठीक है तो जी दोस्तों आपके 5 सेकंड हो गए पूरे क्योंकि 5 सेकंड दिया है मिनट तो दिया नहीं है. ठीक है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपकी करेक्ट ऑप्शन की बात कर देता हूँ कि ओल्टमांड एंड कॉर्नेलियस अपीयर्स जो हुए थे वो हुए थे हैमलेट नामक प्ले में हुए थे. तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है बी. चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम लोग 76 की बात कर लेते हैं. जब 76 पे पहुंचते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन इस प्रकार आपके सामने आएगा जो देखेंगे आपके लिए. To which character in Shakespeare's Hamlet does the following description apply? The tedious wiseacre who meddles his way to his doom. यानी ये लाइन जो दी गई है कि the tedious wiseacre who meddles his way to doom कौन से प्ले में आई है यही आपको बताना है कि ये लाइंस किस प्लेज में आपको मिली है. तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है करेक्ट ऑप्शन तक जाने के लिए. अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होता है. आई होप कि आप क्लिक करेंगे वो भी करेक्ट क्लिक करेंगे. तो आई थिंक आप कर भी चुके होंगे क्योंकि 5 सेकंड बहुत ज्यादा होता नहीं है. 5 सेकंड कंप्लीट है. तो चलिए मैं आपको करेक्ट ऑप्शन तक ले चलता हूं. तो देखिए ये जो लाइन है कि द टेडियस वाइजिकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम ये लाइनें ली गई थी आपकी हैमलेट नामक प्ले से ली गई थी.
तो in this way we can say our correct answer will be option number B, यानी B होता है करेक्ट हैमलेट। तो जी दोस्तों जस्ट आप वेट करें 1 मिनट और भी आपको मैं हाय फ्रेंड जस्ट हम लोग अभी जैसे कि 76 क्वेश्चन करे हैं, तो अभी हम लोग उसके आगे बढ़ रहे हैं 77 क्वेश्चन से लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब शेक्सपियर तो चल ही रहा है, सभी लोग जानते हैं, तो इसमें देखें कि 77 क्वेश्चन पे जो हमने क्वेश्चन से लिया हुआ है वो इस प्रकार है कि शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शोज अ रिलैक्सेशन ऑफ, यानी ये पूछा जा रहा है कि जो शेक्सपियर की सोनेट थी 1 से लेकर के 126 तक ये किसके लिए सामान्य रूप से दिखाई गई थी, यानी किसके लिए लिखी गई थी, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो जनरल फिलोसफी ऑन लाइफ है। सेकंड की बात करें तो ड्रामेटिक इंटरचेंज बिटवीन लवर्स है। सी की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पैटर्न है। डी की बात करें तो ड्रामेटिक आर्गुमेंट विद द डार्क लेडी है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हो जाते हैं। तो फ्रेंड आपको मैं देता हूँ 5 सेकेंड टू चूज करेक्ट ऑप्शन गिवन 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या होता है इसमें से आप कैसे सेलेक्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे, और मैं चलता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन की तरफ लेकर के। जैसे कि बहुत ही पॉपुलर पॉइंट रहा है कि 121 सोनेट से लेकर के 126 सोनेट तक किसके लिए लिखा गया है, तो बहुत ही पॉपुलरली इट इज नोन कि विलियम हर्बर्ट के लिए लिखा गया है, या अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो उसको मेंशन करा गया वो कैसे किया गया है कि पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच पैटर्न, मतलब एक नवयुवक था उसके लिए लिखते थे और उसका नाम लिया जाता है, एक तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के नाम से जानते हैं, दूसरा विलियम हर्बर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि पर्सनल रिलेशनशिप विद यंग रिच एंड पैटर्न्स हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है 78। यदि 78 पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस प्रकार से बोला गया है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ, यानी ये पूछा कि जैसे कि आप लिटरेचर में बहुत सारा मतलब सुने होंगे, तो ये जो जनरली एक नाम था द डार्क लेडी, तो ये जानने की कोशिश की गई है यहाँ पे कि द डार्क लेडी किसके सोनेट में लिखा गया था, यानी किन्होंने अपने सोनेट में, किस राइटर ने अपने सोनेट में डार्क लेडी का यूज किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं, आपके पास आप 5 सेकंड है और 5 सेकंड में से आपको ये बतना सेलेक्ट कर लेना है 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही हो सकता है। सरे, क्या सरे ने डार्क लेडी का नाम लिया था, या विट ने लिया था, या शेक्सपियर ने लिया था, या स्पेंसर ने लिया था, इनमें से किसने डार्क लेडी का यूज करा था। तो आपके पास 5 सेकंड है सेलेक्ट टू करेक्ट ऑप्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद है कि आप करेक्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे और आप में से कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा। तो चलिए मैं आप बता देता हूँ आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है, शेक्सपियर साहब ही थे जो जिन्होंने अपने सोनेट में यूज करा था डार्क लेडी। किसका प्रयोग करा था, डार्क लेडी का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच इज नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा ड्रामा शेक्सपियर का नहीं है। वे 37 ड्रामा है, आपको रट्टा मार लेना चाहिए। एक बार रट लेंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे कि 37 ड्रामा अगर आप रट लेते हैं, एक बार उसे याद कर लेते हैं, तो इस तरह से आने वाले क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होंगे कि कौन सा शेक्सपियर का नहीं है, क्योंकि अदर राइटर को कितना याद करेंगे, कहीं न कहीं तो चूक हो सकती है। लेकिन इनका तो फिक्स है कि 37 ही है, तो 37 अगर आप याद कर ले एक बार मेहनत करके, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे कि कौन सा ड्रामा शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शंस है। टिटस एंड्रोनिकस है, एडवर्ड द सेकंड है, और फिर हैमलेट है, फिर रिचर्ड III है। तो आपको बताना है इसमें से कौन वो प्ले है जिसको शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो उम्मीद है कि 5 सेकंड आपको मैंने दिया है और 5 सेकंड में आप ये करेक्ट ऑप्शन तो पहुंच जाएंगे कि कौन सा प्ले है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग करेक्ट ट्रिक कर लिए होंगे, कुछ लोग तो डेफिनेटली किए होंगे, क्योंकि शेक्सपियर के 37 ड्रामास को रट्टा मारे लिए होंगे।
तो देखिए मैं बता दूं, टिटस एंड्रोनिकस तो इन्हीं का है, हेमलेट तो हर कोई जानता है ये इन्हीं का है, रिचर्ड थर्ड भी इन्हीं का है। तो बचा कौन सा? बचा यही है आपका कि द एडवर्ड द सेकंड जो है इन्होंने नहीं लिखा है, मतलब ये इनके द्वारा लिखा हुआ प्ले नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर का बात करते हैं 80। अगर 80 पे लेते हैं, द कॉमेडी ऑफ एरर इज नॉट एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज, यानी ये पूछा गया है कि द कॉमेडी ऑफ एरर इज नॉट एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज, कौन सा है जो इसमें से आपको ये बताना है कि जो कॉमेडी ऑफ एरर है इज नॉट एडेप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी विच इज। तो ये ऑप्शन देखिए, फर्स्ट हमारा है नोवम आर्गेनम, बी है आपका फिलोस्ट्रेटो, और सी है कर्सर मंडी, और डी है मेनेगमी। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूरे ऑप्शंस के, तो आपके पास फिर से मैं देता हूँ 5 सेकेंड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं, जरूर करेंगे, उम्मीद तो पूरी है। तो देखिए इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे और कुछ लोग तो प्रयास किए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। ऑप्शन सही होता है आपका डी, मेनेगमी, विच इज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो कॉमेडी ऑफ एरर से जुड़ा हुआ है, एडॉप्टेशन ऑफ लैटिन कॉमेडी, तो दैट इज मेनेगमी, मेनेगमी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने कैसे आएगा, इस प्रकार आएगा, 81 पे आएगा। 81 है कि शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वेनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस, यानी कि जो शेक्सपियर की पोएम रही है वेनस एंड एडोनिस और लुक्रीस नामक जो पोएम रही है, वो किस यूथ को उन्होंने डेडिकेट किया है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है कि जो वेनस एंड एडोनिस एंड लुक्रीस, ये जो दो पोएम रही हैं, ये किस यूथ को डेडिकेट किया है शेक्सपियर ने, तो आपको यही बताना है। तो चलिए यहाँ पे कुछ यूथ के नाम भी दिए हुए हैं आपके, कुछ क्या 4 नाम। फर्स्ट वन है कि अर्लाफ साउदेल या सदेल भी कुछ लोग कहते हैं। सेकंड है कि द अर्लाफ साउथम्पटन है, सी है कि द अर्लाफ सरे है, और डी है द अर्लाफ सैक्सनी। तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं और आपके पास 5 सेकंड होता है टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन 4 ऑप्शन। तो चलिए सेलेक्ट करिए, क्या हो सकता है। आई थिंक आप अच्छा ट्रिक किए होंगे, करेक्ट ट्रिक तो कर ही दिए होंगे। जी दोस्तों आपके 5 सेकंड होते हैं पूरे, बहुत ही कम समय होता है 5 सेकंड। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन से पहले मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर का जब भी कोई डेडिकेशन आए, डेफिनेटली रूप से अगर सोनेट में पूछता है 1 सोनेट से लेके 26, तो वही बताएंगे अर्लाफ साउथम्पटन या विलियम वर्ड्सवर्थ बताएंगे। अब यहाँ पे अगर पूछा है वेनस एंड एडोनिस की बात किया और लुक्रेस की बात किया कि ये किसी से मतलब किसे डेडिकेट किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा द अर्लाफ साउथम्पटन। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है बी। तो याद रखेंगे दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू टू द पॉइंट ऑफ द टीजीटी पीएचडी एग्जाम। तो देखते हैं 82 पे हमारे पास क्या है। 82 आपके सामने बहुत ही फेमस प्लेस लिया हुआ है पॉइंट, जैसे कि जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ये पूछ दिया है कि जूलियस सीजर किस पॉइंट ऑफ टाइम में वो मतलब लिखा गया था, या जूलियस सीजर कब आया था, कौन सा वो टाइम चल रहा था, व्हाट वाज द क्रेज ऑफ दैट टाइम। तो देखते हैं उस टाइम का क्रेज क्या था, उस टाइम क्या पॉपुलर था। तो ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले ऑप्शंस आपको दिए हैं कि द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के बीच आया था, यानी इनके कहने का मतलब उस समय कॉमेडी और ट्रेजेडी ज्यादा लिखी जाती थी, सॉरी हिस्ट्री। नेक्स्ट है कि द कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, और सी की बात करें तो द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी, और डी की बात करें तो ट्रेजेडीज एंड रोमांस। तो दोस्तों आपके पास 5 सेकंड है टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ गिवन 4 ऑप्शन। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। अच्छा उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा ट्रिक कर ले जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही पॉपुलर प्ले रहा है और ये बहुत ही पॉपुलर रहा और आपको इंटरमीडिएट में ही मिल गया था जूलियस सीजर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है। उम्मीद है कि सही आपने कर ही लिया होगा, फिर भी बताता हूं कि जो जूलियस सीजर था ये इसका टाइम कौन सा था, पॉइंट ऑफ टाइम पूछ रहा है। तो पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि जूलियस सीजर हिस्ट्री और ट्रेजेडी दोनों का कॉम्बिनेशन था और दोनों के बीच आया हुआ था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही होता है सी, हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी, यानी इतिहास से भी जुड़ा हुआ था और घटनाएं दुखद थी, तो इसलिए ट्रेजेडी एंड
मतलब हिस्ट्री एंड ट्रेजेडी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशंस का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और यानी डे 5 का लास्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास है वो इस प्रकार है कि विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, बहुत ही इजी और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस आपके सामने की है 83। इतना ही बता देना है शेक्सपियर के मतलब कि मम्मी और पापा कह लीजिए, यानी मदर और फादर को बताना है। तो इट इज वेरी इजी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, तो इतना तो ही होना ही चाहिए। तो देखिए क्या हो सकता है, आपको बताना है कि जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन, क्या विलियम शेक्सपियर जोसेफ शेक्सपियर एंड मैरी जॉन के बेटे थे, या विलियम शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन के थे, जोसेफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन के थे, जैक शेक्सपियर एंड मैरी विलियम के थे। तो ये 4 ऑप्शंस है आपके पास, गिवन है 5 सेकंड टू सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, गिवन 4 ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं क्या 4 ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाते हैं। आपका समय होता है समाप्त और मैं चलता हूं करेक्ट ऑप्शन की तरफ आपको लेकर के। तो याद रखिए कई बार लोगों से गलतियां हो जाती हैं इस बात को लेकर के इनके फादर के इस रेफरेंस में कि विलियम इनमें जुड़ा है तो पापा का नाम होगा विलियम, बट इट इज नॉट करेक्ट। बीवेयर ऑफ, आप यहाँ सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि विलियम जुड़ा है इनके साथ तो विलियम इनके पापा के साथ नहीं जुड़ा है। और कई बार गलतियां हो जाती हैं ऐसा कि पापा का नाम बेटे में जुड़ा होता है, बट विलियम शेक्सपियर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है इनमें याद रखिएगा, इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर था, विलियम शेक्सपियर नहीं, इन्हें जॉन शेक्सपियर, और माता का नाम था मैरी ऑर्डन था। तो ये ऑप्शन अब मिल जाएगा आपको सी, जैसे कि देख पा रहे हैं जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। तो जी दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार से होता है सी। और आज का ये सेशन यानी द एज ऑफ शेक्सपियर डे 5 का आज ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आप देखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।